हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर 2 इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में आपका स्वागत करता हूँ। पीछे के 6 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं और आई होप कि आपको 6 लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आज हम इस चैप्टर के 7वें लेक्चर पर आ रहे हैं। लेट अस हैव द आउटकम ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर का पहला जो टॉपिक आज का रहेगा फ्रीक्वेंसी कर्व, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो आज आप ये पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है। आप पढ़ेंगे 6 सिग्मा, 12 सिग्मा एंड द जेड वैल्यू। इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम लोग शुरू करें उससे पहले एक खास बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। ये पूरा जो लेक्चर है ये केवल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके सिलेबस में बातें दी गई हैं। ये पूरा लेक्चर जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर में हो, केमिकल में हो, टेक्सटाइल में हो, व्हाटएवर इज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। ये पूरा का पूरे लेक्चर जिसमें फ्रीक्वेंसी कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, 6 सिग्मा, 12 सिग्मा, जेड वैल्यू, ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो I request everybody, not only students but even my friends, colleague, हर एक के लिए ये चैप्टर में, इस लेक्चर में बताई गई जितनी बातें हैं all are very important for a technical person. Now it is a frequency curve. फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है इसको हम देखते हैं। सपोज करिए आपने 50 या 100 आपने शाफ्ट ले ली जो ग्राइंडिंग के बाद आपके पास आई हैं और आपने हर शाफ्ट का साइज चेक कर लिया और उसको नोट डाउन कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि 100 जो आपने शाफ्ट बनाई हैं तो बहुत सारे साइजेस, एक ही साइज के बहुत सारी शाफ्ट होंगी। तो आपने देख लिया कि भाई ये वाली साइज के 18 शाफ्ट हैं, इस वाली साइड के साइज की 35 हैं, इसकी 6 हैं, इसकी 9 हैं, ऐसे करके 100 हो गया। तो जो मान लीजिए कोई साइज आया X1 और उसकी साइज है उसके 18 साइज, उसी साइज के 18 शाफ्ट है, तो जो 18 है उस साइज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर एक कोई साइज सामने सपोज करिए X2 है, उसकी 35, वो X2 जो वैल्यू है उस साइज की 35 शाफ्ट बनी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी 35 हो जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी कर्व में हम लोग करते क्या है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी कर्व में यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस में वैल्यूज रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए ये ग्राफ बनाते हैं, बार बना देते हैं। ये बार हम लोग ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि ये जो बार की हाइट होती है उस किसी भी एक साइज की फ्रीक्वेंसी बताता है। देयरफॉर दिस इज नोन एज द हिस्टोग्राम, इसलिए हम इसको हिस्टोग्राम का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज हो जाती हैं, जो वैल्यूज हैं, और वाई एक्सिस पर उन साइज की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी पुनरावृत्ति है, कितनी रिपीटिशन है, उसके हिसाब से बड़े बड़े बार बन जाते हैं। इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो ये कर्व कहां से आया? अब सुनिए, जो हमारे पास ये बड़े बड़े बार बने हुए हैं फ्रीक्वेंसी के, इन बार की सेंटर लाइन को अगर हम स्मूथ कर्व से मिला दें, स्मूथ लाइन से मिला दें, तो ये स्मूथ लाइन एक कर्व जैसी शक्ल बना लेगी और इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। So histogram converts into the frequency curve when the center line of the all histogram are joined by a smooth curve. फ्रीक्वेंसी कर्व गिव द एरिया ऑफ द होल पॉपुलेशन, और अगर हम इस पूरे एरिया को, इस पूरे कर्व के अंदर के एरिया को 1 मान लें तो इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसका इस्तेमाल आगे हम सीखेंगे। इफ द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज टू द बेल शेप्ड कर्व, आप जरा ये देखिए, ये घंटी के आकार का है बेल, इसलिए इस कर्व को हम बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। और अगर ये बेल शेप्ड कर्व है और सेंटर पे सबसे ज्यादा मीन वैल्यू के आसपास सारा डाटा यहाँ पर आ गया है, तो इसमें जो वेरिएशंस हमको दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई कुछ साइज ये भी हैं, कुछ साइज ये हैं, सारे साइज एक ही जैसे क्यों नहीं बन गए? होना चाहिए ना, मशीन तो इंपॉर्टेंट है। मशीन जब बहुत अच्छी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, तो सारे साइज एक जैसे बन जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो सारे साइज एक जैसे नहीं बनते, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मशीन में इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं जिसकी वजह से मशीन
एक ही साइज के सारे जॉब नहीं बना सकते। ईश्वर ने भी 5 उंगलियां अलग अलग दी हैं, एक ही व्यक्ति की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। देयरफॉर मशीन ऑल्सो हैव सम कैपेबिलिटी, उसकी अपनी सीमाएं हैं, और मशीन अपनी सीमाओं के अंतर्गत, सीमाओं में रहते हुए साइज का वेरिएशन उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। तो इनको हम कहते हैं चांस कॉज कहते हैं। एंड चांस कॉजेज आर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो चांस कॉजेज हैं, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। एक ही साइज का जॉब मशीन कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो अगर केवल मशीन के इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो वेरिएशंस आते हैं उनको चांस कॉज कहते हैं। और उस मशीन से बने हुए डाटा का अगर हम ग्राफ खींचे तो एक परफेक्ट बेल शेप्ड कर्व बनता है, जिसके एक्स एक्सिस पे डाटा होते हैं और वाई एक्सिस पर उस डाटा की आवृत्ति, पुनरावृत्ति, फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है। इसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। नाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? पहली बात, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखने में एक फ्रीक्वेंसी कर्व जैसा ही नजर आता है। ये आपको लग रहा है कि ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व जैसा ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व को गॉसियन कर्व या बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन। ये बड़ी अब खास बात आ गई। आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ, इवन इंडस्ट्री में जब मैं काम करता था, मेरे जो कुलीग्स में बात करता था, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स are confused or they perceive the normal distribution curve and the frequency distribution curve as same, जबकि सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग बातें। क्योंकि दिखता एक जैसा है इसलिए लोग समझते हैं कि वो एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है और जो मीन से दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, जैसा लेफ्ट साइड में जाता है वैसा ही राइट साइड में जाता है। एंड परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका मीन, उसका मीडियन, उसका मोड एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो यहाँ पर सेंटर लाइन पर उसकी मीन वैल्यू, मीडियन और मोड सेम होता है। और मीन, मीडियन, मोड क्या होता है पीछे के लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 और 6 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डाटा वैल्यूज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और होती है कि जो डाटा हमारा होता है, अधिक से अधिक बहुत सारा डाटा हमारा इस मीन के आसपास इकट्ठा हो जाता है। मीन के आसपास ये डाटा हमारा सारा का सारा क्लस्टर हो जाता है। तो ऐसा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की ये प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अब हम जानेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है और वाई एक्सिस पर क्या दिखाया जाता है। तो यहां देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस शोज डिस्पर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन। एक्स एक्सिस पे हम ये देखते हैं कोई डाटा हमारा मीन से कितनी दूर है। मीन से बड़ा है तो पॉजिटिव साइड में रहेगा, मीन से छोटा है तो नेगेटिव साइड में आएगा, बीच में मीन हो जाएगा। एंड लेकिन वो यहां से जो दूरी हमारे किसी भी डाटा की दिखाई पड़ेगी, किस टर्म्स में दिखाई पड़ेगी? सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पढ़ा था। सो इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर में नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। तो जो एक्स एक्सिस इस ग्राफ का होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के पदों में दिखाया जाता है। और याद करिए स्टैंडर्ड डेविएशन था एक्स माइनस मीन वैल्यू। कोई भी एक डाटा और उसकी मीन वैल्यू से जो दूरी होती थी उसका अंतर की वैल्यू, अंतर यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के पदों में दिखाते हैं। इसका मतलब मोर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, मोर इज द डाटा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। नाउ vertical axis shows, very important, vertical axis shows the probability। यहां पे जो vertical axis है, इस vertical axis पर हमको probability की वैल्यू पता लगती है कि कोई डाटा के
घटने की प्रायिकता क्या है, कोई एक डाटा के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मशीन द्वारा कोई एक साइज बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमको इस ग्राफ के वाई एक्सिस से पता लगती है। सो एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और वाई एक्सिस पर पता लगता है हमको प्रोबेबिलिटी। So total area under the normal distribution curve is considered unity, which is divided into two half from the central mean position and is the mirror image of one another. इसके अंदर टोटल एरिया को अगर 1 माने तो मीन पोजीशन से दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में आप देखिए बिल्कुल एक जैसा है, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर इक्वल हाफ्स, इसका मतलब हो गया कि एक जैसी मीन। और पूरा एरिया अगर 1 मान लें तो इधर का हाफ 0.5, इधर का हाफ 0.5, और इसका इस्तेमाल अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। सो दिस ग्राफ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ के इस्तेमाल से हम किसी भी मशीन की प्रायिकता निकाल सकते हैं कि ये मशीन इस साइज के अंदर बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग फॉर यू एंड फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। टेल ऑफ द कर्व आर एसिम्प्टोमेटिक विच नेवर मीट्स एक्स एक्सिस। इस ग्राफ की जो टेल है इस तरफ और इस तरफ, ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती, यानी ये टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड द नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। तो खास बात कि यहां पर हमको दिखाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई एक्सिस पे हमको दिखाएगी ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है उसके लिए वाई एक्सिस पे जो की वैल्यू दिखाएगा प्रोबेबिलिटी की, तो उसका ये फार्मूला ये हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा विद इन रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल e रेज टू द पावर माइनस विद इन ब्रैकेट x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। x कोई एक वैल्यू है, म्यू मीन वैल्यू है, और y उस किसी भी एक वैल्यू के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको सीधे y से पता लग जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया मीन वैल्यू, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में 1 माइनस में 1, और प्लस में 1 और माइनस 1 के बीच का जो एरिया है दिस एरिया है 68.2% एरिया, यानी पूरा अगर हम 1 ले लें तो इसमें 68.2% तो केवल ये प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर, प्लस माइनस 1 सिग्मा जिसको हम 2 सिग्मा कह सकते हैं, प्लस माइनस 1 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2 सिग्मा के अंतर्गत 68% एरिया हो जाता है। तो अगर कोई हमारा साइज इसके अंदर है तो हम कह सकते हैं कि उसी साइज का जॉब बनने की प्रोबेबिलिटी 0.682 यानी कि 68.2% है। इसी तरह अगर प्लस में 2 सिग्मा और माइनस में 3 सिग्मा जाएंगे तो ये 95.4% है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई साइज बहुत कंट्रोल में चल रहा है और वेरिएशंस केवल प्लस 2 सिग्मा और माइनस 2 सिग्मा में है तो 95.4% प्रोबेबिलिटी है कि वो साइज इसके भीतर बनेगा। इसी तरह प्लस में 3 सिग्मा और माइनस में 3 सिग्मा का मतलब होता है 99.7%। दैट मीन्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 99.7%, 0.997 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इन साइज के भीतर बनेगा। ये पूरा का पूरा ग्राफ सेंटर लाइन से सिमेट्रिक होता है। तो ये इसके ग्राफ के हिसाब से वैल्यूज हो गई। थोड़ा और इसको देखते हैं है क्या। जरा यहां देखिए प्लस माइनस 3 सिग्मा, और प्लस माइनस 3 सिग्मा का एरिया कितना, परसेंटेज कितना था 99.7%। अब वापस आते हैं, प्लस माइनस 3 सिग्मा 99.7%, यानी अगर आपका कोई प्रोसेस वेरिएशन कोई मशीन से जो उत्पादन हो रहा है और मशीन प्लस माइनस 3 सिग्मा में उत्पादन करने में सक्षम है, मशीन प्लस माइनस 3 सिग्मा का प्रोडक्शन करने में सक्षम है, तो इसका मतलब कि उस मशीन से पर मिलियन 10 लाख में 2700 पीस डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इफ मशीन इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ 6 सिग्मा दैट इज प्लस माइनस 3 सिग्मा, then there is a possibility of 2700 defective pieces out of 10 लाख, और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। जरा नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है प्लस माइनस 6 सिग्मा
अब प्लस माइनस 6 सिग्मा तो हो गया 12 सिग्मा, और जरा 12 सिग्मा का ये डिफेक्ट देखिए, यानी 12 सिग्मा का मतलब 99.9997% प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर आ जाए, और इसमें डिफेक्ट कितने हैं 3.4 पर 10 लाख। 1 मिलियन में 3.4 ही पीसेस खराब निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर कोई प्रोसेस हमारा 6 सिग्मा में है तो 2700 पीस 10 लाख में से, और 12 सिग्मा है तो 3.4 पीस यानी 4 से कम पीस हो जाएंगे 10 लाख में की प्रोबेबिलिटी है कि खराब निकल आएगी। तो भाई आज के समय में जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ऑल आर ट्राइंग टू गेट द जॉब डन विद इन द वैल्यू ऑफ द 6 सिग्मा, बट ऑटोमेशन के कारण अब ये कोशिश की जा रही है कि हम और हायर सिग्मा की ओर जाएं, 8 सिग्मा 10 sigma 12 sigma. So as an engineer everybody must make efforts to produce the production within close limit to the mean value. तो हमें अपना प्रोडक्शन उसके अंदर ही रखना चाहिए जिससे कि हम क्लोज लिमिट के अंदर हम लोग अपना सा प्रोडक्शन करें और कम से कम वेरिएशन हमारे सामने हो। राइट, नाउ इट इज द जेड वैल्यू। ये Z वैल्यू क्या होती है जरा इसको समझते हैं। ए Z स्कोर मेजर्स एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो मीन ए डाटा पॉइंट लाइज। Z वैल्यू हमको ये बताता है कि कोई एक साइज मीन से कितना ऊपर होगा या कितने नीचे होगा, लेकिन किसके पदों में, स्टैंडर्ड डेविएशन के पदों में हमको ये बात बताएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पर, यहां पर देखिए Z वैल्यू हम लोग को यहां पे कहीं मिलेगी। तो और एक्स एक्सिस पे हम दिखाते क्या है, एक्स एक्सिस पे तो हम दिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी Z वैल्यू जो हमको मिलेगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कहीं एक वैल्यू हमको मिलेगी, और उस वैल्यू के बाद हमको क्या मिल जाएगा, उस एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी। ये हमको Z वैल्यू से हेल्प मिल जाती है। तो Z वैल्यू को हम Z डेविएट भी कहते हैं। तो Z स्कोर मेजर्स एक्जैक्टली हाउ मेनी स्टैंडर्ड, यानी कोई एक वैल्यू का जो हमको उस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पर किस स्थान पर आ रहा है, तो ये किसके पदों में पता पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में पता पड़ेगा। हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो द मीन अ डाटा पॉइंट लाइज। इसका फार्मूला हो जाएगा Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स कोई डाटा है, म्यू मीन है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉजिटिव Z स्कोर इंडिकेट डाटा लाइज अबव द मीन, negative Z score indicate data lies below the mean, Z score close to 0 indicate that data lies close to mean. Data point can be considered unusual if Z score is beyond plus minus 3 sigma. Smaller is the Z value, more is the accuracy of a process. बिल्कुल ठीक बात है, Z value अगर कम आ रही है, मीन के आसपास आ रही है, वेरिएशंस कम है, इसका मतलब प्रोसेस हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब Z स्कोर की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे कैसे पता लगता है, लेट अस हैव द इंडिकेशन ऑफ दिस। Z स्कोर की एक टेबल होती है, इस टेबल में देखिए दो पार्ट हैं, एक ग्रीन और एक पर्पल। ग्रीन पार्ट में आपको Z वैल्यूज यहां पर दिखाई गई हैं और ये नेगेटिव Z वैल्यू है, यानी ये मीन साइज से लेफ्ट साइड का पार्ट की Z वैल्यू है, यानी एक्स एक्सिस पर ये हमको वैल्यू दिखाई जाएंगी। पर्पल वाली जो वैल्यू है, पिंक भी कह सकते हैं, ये पॉजिटिव Z वैल्यूज की वैल्यू है, और इस पॉजिटिव वाली वैल्यू पर जो हमको दिखाया जा रहा है, ये मीन साइड से राइट साइड का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये तो हो गई Z वैल्यू, लेकिन ये बीच की वैल्यूज क्या है, ये बीच की वैल्यूज क्या है, ये बीच की वैल्यूज हैं Z वैल्यूज का किसी भी Z वैल्यूज पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमको इस टेबल से पता लगता है, तो इसको कहते हैं Z स्कोर टेबल। नाउ इस पर हम जरा न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द Z स्कोर अप टू 1.54। कोई एक Z वैल्यू है और उसकी वैल्यू 1.54 है, तो
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अप टू 1.54 का मतलब ये है कि कोई z वैल्यू है 1.54 और ये वैल्यू 1.54 में इंफिनिटी से 1.54 होने तक की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो हम वापस टेबल पे आते हैं। उस टेबल पे हम थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं और इरेजर से रब कर देंगे तो बात हमको जल्दी समझ में आएगी। इसको यहां पर इरेजर हटा के ये पेन ले लेते हैं। 1.54 पहले तो 1.54 खोज लें, 1.5 ये मिला और 1.5 के बाद सीधे आगे बढ़ते गए और ये आया, देखिए ये 0.54 डेसिमल का सेकंड प्लेस, यानी ये वाली वैल्यू हो गई जिसको सर्किल कर दिया गया है, ये वाली वैल्यू 0.9382 0.9382। लेकिन हम कैसे समझेंगे, सवाल को समझिए जरा। उसने शब्द इस्तेमाल किया है अप टू 1.54। अप टू 1.54 का मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव वैल्यू में 1.54 तक। नेगेटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव में -0.34 दिया है, यानी ये नेगेटिव तक जाएगा। इसी तरह z की वैल्यू यहां पर दी गई है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। हमसे कह रहा है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 1.54 तक, तो यहां पे जीरो, कहीं इन्फिनिटी में जीरो होगा, ये देखिए यहां पे वैल्यू आपको 0.003 दिखाई दे रही है, ये कहीं जाके इधर जीरो होगी। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 0.93, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां शामिल है। तो दिस इज द आंसर कि अगर कोई z स्कोर 1.54 है तो अप टू 1.54 की वैल्यू के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.9382 विच इज 93.82%। लेकिन ये बात, इससे आपको केवल हमने इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 1 को इसलिए रखा ताकि आपको z स्कोर टेबल देखना आ जाए। अब हम असली सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। measurement of length of a shaft is normally distributed with mu 5 to 7, सिग्मा 112 और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कोई एक डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा जिसका मीन वैल्यू 527 है, सिग्मा 112 है और कोई मेजरमेंट आपने किया जो 500 आया, तो पूछ रहा है कि इसके 500 साइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो 500 मिलीमीटर का साइज का प्रोडक्शन हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो हमने सिग्मा, इसकी हमने x माइनस मीन वैल्यू अपॉन सिग्मा से इसकी z वैल्यू निकाल ली। z वैल्यू आ गई -0.024। -0.024 में अब हमने इसकी वैल्यू देखी तो वापस टेबल पर आते हैं। इसकी वैल्यू में -0.24 में -0.24 ये वैल्यू आ गई 0.5402। अब 0.5402 में बच्चों यहां के यहां तक का पूरा ये शामिल है 0.5 वाला, तो होगा ये कि इस सवाल में अबव, उसने खास बात ये कही कि 500 मिलीमीटर से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 0.24 -0.24, तो -0.24 यहां आ गया 0.5। इस पूरे 0.5 में से इतनी वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि यहां से यहां तक 0.5 है, तो उसमें से ये वैल्यू निकाल देंगे, यानी इतनी वैल्यू में माइनस करनी है। तो 0.5 में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहां से यहां तक की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद पूरा का पूरा 0.5। तो इस 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर दी, हमें यहां से यहां तक की वैल्यू पता लग गई और इस पूरे का 0.5। तो देखेंगे 0.5 में से वैल्यू माइनस कर दी थी और पर्पल वाला पूरा जोड़ देंगे 0.5, 0.45948, यानी 59.48% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि उस प्रोडक्शन से 500 मिलीमीटर से बड़ा साइज हमारा बनेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, डाया ऑफ ए बोर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कोई डायमीटर आपने बोर बनाया है, कोई बोरिंग आपने ऑपरेशन किया है, मीन वैल्यू 266 है,
सिग्मा 16 है, और आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी 240 से 270 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 240 से 270 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीछे से निकल जाओ। 240 से 270 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, उसकी मीन वैल्यू 266 है, सिग्मा 16 है। आपको ये पता लगाना है कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस में 240 से 270 के बीच में साइज बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में 240 की जेड वैल्यू निकाल ली, 240 रखा माइनस मीन अपॉन सिग्मा रखा माइनस 1.63। फिर हमने 270 पकड़ा, 270 की हमने जेड वैल्यू निकाल ली 0.25। हमें निकालना है कि 240 से 240 से 270 के बीच में ही हमारा मशीन का प्रोडक्शन निकलेगा, और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो 240 की जेड वैल्यू Z1 आई है माइनस 1.63, इसकी हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। माइनस 1.63, 1.6 ये आया और 63 ये आया, 0.516। हमें यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, तो 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर दी जाएगी, तो 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर दी जाएगी, तो हमें पहले वाले 240 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1.63, 1.63, 0.0516। तो 0.5 में से 0 पॉइंट ये माइनस कर दिया जाएगा, 0.4484। यानी कि 240 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी कहां तक, मीन तक की प्रोबेबिलिटी तो हमको आ गई ये वाली वैल्यू। अब हमें देखना है मीन से लेकर 270 तक की प्रोबेबिलिटी। तो ये Z2 की वैल्यू आई थी 270 पे 0.25। तो वापस आते हैं, प्लस में 0.2 प्लस में 0.25 प्लस में 0.25, तो 0.5987 में से 0.5 निकाल देंगे, 0.5987 से 0.5 निकाल देंगे, 0.0987। अब ये हो गया, यहां से 1.63, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ गई, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ गई, एंड दिस आंसर इज P2। अब P1 P2 हमने ऐड कर दिया, 0.4484, 240 और 0.0987, 0.5471, यानी ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5471, 54.71% इज द प्रोबेबिलिटी कि मशीन 240 से 270 के बीच में ही प्रोडक्शन करेगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड द यूज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैं समझता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का अब आपको इस्तेमाल करना भी आ गया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में इंडस्ट्री में भी जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को आधे से ज्यादा लोग तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझते थे। अगर समझ भी लिया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स एक्सिस पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी होती है, ये नहीं पता थी। अगर ये पता था तो उसका इस्तेमाल उनको नहीं आता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब आपने इसका इस्तेमाल सीख लिया कि आपने किसी मशीन का बिहेवियर आपको पता है, किसी मशीन का आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से सब डाटा पता है, तो आप कोई भी मशीन का प्रोडक्शन से आप निकाल सकते हैं कि साहब ये मशीन इस साइज से इस साइज के बीच में ही प्रोडक्शन करेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये Z स्कोर की हेल्प से और इन टेबल की हेल्प से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। सो मैंने जैसा पहले कहा था कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का पर्टिकुलर ये पार्ट लेक्चर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, for all engineering, my colleagues, my friends who are teaching in engineering colleges, polytechnic, and who are working in industry. And this particular lecture is going to be a very very important for everybody, for every part of the professional life. Thank you very much.